हेलो स्टूडेंट्स, तक्षशिला आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन करंट अफेयर का। 2023 के पूरे करंट अफेयर के रिवीजन को हम इसमें कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 2-3 आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिसे हमें टैकल करना है, और इसके अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम भी जो आएंगे उनमें करंट अफेयर की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी करंट अफेयर हैं 2023 के, कोशिश करेंगे कि हम उसे कवर कर सकें। और ये क्लास आने में थोड़ी सी डिले हुई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, लेकिन हम इसे जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे ताकि जो आने वाले आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आपके पास यूपीपी की परीक्षा कांस्टेबल की है 17-18 के आसपास मेरे ख्याल से, उसमें आप यूपी आरओ अभी 11 मतलब मुश्किल से एक वीक आप अगले वीक में ही है, उसको आप टैकल कर सकें। इसके अलावा यूपी पीसीएस जो है वो 2024 वाला जो होगा वो मेरे ख्याल से मार्च में है, उसकी भी डेट शीट आ गई है। तो उन सारे एग्जाम्स को जो है वो हम टैकल कर सकें, उसमें ये क्वेश्चंस अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तक्षशिला आईएएस प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी इसमें जितने भी आप वीडियो पूरी देखिए। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बिना किसी बड़ी भूमिका के हम इसे कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ हमारे पास एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। फिलहाल हम, चूंकि आपने मंथली मैगजीन्स, मुझे उम्मीद है कि आपने धीरे धीरे करके पढ़ा होगा, तो ये केवल रिविजनल क्लासेस हैं। हम डिटेल में ना डिस्कस करके, वैसे स्लाइड्स जो आपको या पीडीएफ जो आपको पीछे दिख रहा है इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है, बट हम उस डिटेल को ना पढ़ते हुए हम सिर्फ उतनी आप कहें उतनी ही कंटेंट पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से आपको एग्जाम में सीधे सीधे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं, अगर बात करें कि तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे, जैसे सबसे पहली बात हम देखेंगे कि COP 28 क्या था। ठीक है, COP 28 के बारे में देखेंगे। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनके बारे में देखेंगे। मैं इसे कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा कर लेता हूँ। फिर हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है, कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, इन सब के बारे में। बिहार में जाति आधारित जनगणना आई थी 2022 में, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो राज्य में 75% आरक्षण की बात हुई थी वो देखेंगे। बहुत सारे भारतीयों का दिल टूटा इस प्रतियोगिता से, क्रिकेट विश्व कप 2023, तो इसके फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, 19वीं एशियाई खेल के बारे में, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बात करेंगे, आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे पशुपालन सांख्यिकी 2023 की। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करेंगे, उसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा, दादा साहब फाल्के की बात करेंगे। साथ साथ वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग की बात 2023 में आयोजित किया गया, और साथ साथ अंतिम में हम बात करेंगे FIH हॉकी विश्व कप की। तो आज कोशिश करेंगे कि हम इतने टॉपिक्स कवर कर सके। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में भी कवर लेके आएंगे। फिलहाल आज हम बिना देरी किए हुए COP 28 की बात करेंगे। तो अब हम शुरू, आपके स्क्रीन पे आ चुका है COP 28। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है COP 28। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, COP 28 को स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा COP 27 के बारे में कि ये कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था मिस्र में, है ना, और जगह का नाम था शर्म अल शेख। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर COP 28 पे आते हैं। तो ये 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित हुआ। दुबई में हुआ, UAE में। लगभग 200 देशों की भागीदारी इसमें देखने को मिली। और अगला जो COP 29 है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और COP 29 कहाँ आयोजित होगा, तो ये है अजरबैजान। शहर का नाम है आई थिंक बाकू। एक बार आप मैच कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से बाकू है वो। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहली बात ये हुई यहाँ पे कि हम देखिए, हर बार ये होता है जब भी ये लोग मिलते हैं तो ये ऊर्जा दक्षता की बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत हम थोड़ा सा बढ़ा सकें। तो यही बात यहाँ भी हुई। इसमें कुछ बहुत यूनिक सा नहीं निकल के आया। इन्होंने कहा कि 2030 तक जो है वो हम ऊर्जा क्षमता, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब जो हमारे सूर्य से मिलती है,
या यूँ कहें हम जो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब क्या है, इनको हम 3 गुना तक बढ़ाएंगे। और एनर्जी एफिशिएंसी का जो एनर्जी एफिशिएंसी को और बेहतर करके हम वैश्विक औसत को वार्षिक दर से दोगुना करने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कर रहे हैं ये लोग कि हम इस तरीके से हम ऊर्जा दक्षता में सुधार लाएंगे। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर CO2 के उत्सर्जन को कम करेंगे, साथ साथ मीथेन उत्सर्जन को घटाएंगे, मीथेन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। 2050 तक जो है वो वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की बात करी गई है कि 2050 तक हम जितना उत्सर्जित करेंगे उतना हम अवशोषित भी कर सकें। नेट जीरो की बात ये होती है कि आप जितना उत्सर्जित जितने कह सकते हैं कि जितना प्रदूषण, आप प्रदूषण के लेवल पे देखिए कि जितना प्रदूषण हम कर रहे हैं उतना हम अवशोषित करने की क्षमता भी रखें, तो उसको हम नेट जीरो की बात करें। फिर ग्लोबल गोल अडॉप्शन की बात हुई, हालांकि इससे क्वेश्चंस आपको आने नहीं है तो हम इसमें बहुत डायरेक्ट नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात आती है क्लाइमेट फाइनेंस की। ये बहुत सालों से बन चुका है, लेकिन इसमें कहा गया था कि जो है UNCTAD ने कहा था कि ये हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिटी गोल बनाएंगे NCQG, और 2025 में धनी देशों पर जो जो धनी देश हैं वो विकासशील देशों पर कुछ खर्चा करेंगे, क्योंकि धनी देशों का ऐसा माना कहा गया कि धनी देश जो है वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, है ना, ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। तो जो दोहन करेगा वो कह सकते हैं ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे था कि जितना ज़्यादा दोहन करेगा उसी तरीके से जो है वो उतना पैसा देगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी तो फिलहाल सिर्फ बात ही हो रही है। NCQG के तहत जो है वो 2025 में धनी देशों पर विकासशील देशों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात वही हो रही है कि जिन जैसे बहुत सारे देश हैं जो आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने के कगार पे खड़े हुए हैं, तो उनमें अगर ऐसी बात करें कि डूबने के कगार पे खड़े हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको जो है जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उनको मुआवजा दिया जाए, ऐसी बात कही गई है इसमें। जो LDC और छोटे विकास जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं या जो है मीडियम साइज के द्वीप समूह हैं जो बेसिकली डूबने के कगार पे हैं या डूबने की स्थिति में आ रहे हैं, उनके लिए एक विशिष्ट प्रतिशत जो है वो निर्धारित किया जाएगा, और इसकी निगरानी करेगा विश्व बैंक स्टार्टिंग में। बाद में कौन करेगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो स्टार्टिंग की बात है कि इसमें स्टार्टिंग जो है वो विश्व बैंक की निगरानी में किया जाएगा। फिर ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेस, ऐसा हर बार करते हैं ये, जो कि मैंने ऊपर बताया कि उत्पादन क्षमता को जो है वो 3 गुना करेंगे। साथ साथ जो है 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता के सुधार में वैश्विक औसत दर जो को 2% से दोगुना करके 4% करेंगे। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 2 बेसिक चीजें थी। और कूलिंग प्लेस करेंगे कि हम अर्थ को जो है वो जैसे जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है वो 2050 तक 2022 के स्तर से या सापेक्ष स्तर पर शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोशिश में ही रह जाता है कई बार, और अभी तो फिलहाल ये हर साल बैठते हैं, आप हर साल लगातार देखेंगे COP28 होता है, अभी 29 होगा अजरबैजान बाकू में, ऐसे ही 27 हुआ था, तब उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई थी। इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है। ठीक है, भारत का यहाँ पे जो है भारत का क्या रोल रहा है इसको देख लेते हैं। भारत का रोल जो है वो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीयन के बारे में बात करता है। फिर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में जो है वो शामिल है, जिसमें जो है बंजर या अपघटित भूमि है, नदी जलग्रहण क्षेत्र है, उनके लिए जो ऋण देने की बात हो रही है उसमें शामिल है इंडिया। और ऐसे ही QCWG की बात कर रहा है, जैसे स्थानीय जलवायु कार्यवाही पर क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की बात हो रही है। इतने डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ आप इतना जानिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंसेस की बात हो रही है, डिटेल में आपको लिखना नहीं है, तो आप वनडे एग्जाम के बेस पे पढ़ें, तो सिर्फ आप इतना जानिए कि ये कहाँ हुआ, कैसे, कौन आयोजित कर रहा था और इसकी संस्था में कौन कौन से डिसीजन लिए गए, इतना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक के आज की, जिसपे बात हो रही है 5 विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के बारे में बात होगी। देखिए 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव हुए, आपको पता है कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जो है, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए। अब चुनाव में क्या है कि इसकी तिथियां ना आपसे पूछी जानी है और ना ही आपको जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा।
राज्यों के विधानसभा चुनाव जो आयोजित कराता है वो कराता है भारत निर्वाचन आयोग, और भारत निर्वाचन आयोग जो है वो सहयोग लेता है कुछ हद तक राज्य निर्वाचन आयोग से, वहां से चीजें होती है। मिजोरम में कौन कौन सी पार्टी थी इनको जानने की जरूरत नहीं है। कुल सीटें थी 40 और जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है लाल दुहोमा, ये ध्यान रखेंगे आप। साथ साथ ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कुल सीटें थी 90 और भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बन के आई वहां पे 54 सीट्स के साथ मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। 2 मुख्यमंत्री आए और अरुण साव और दूसरा है विजय शर्मा। आपने अगर पॉलिटी ढंग से पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि उप मुख्यमंत्री जैसी कोई बात, मतलब उप मुख्यमंत्री जो है वो एक राजनीतिक पद है, आमतौर पे इसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है संविधान। ऐसे ही जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में कुल सीटें थी 230, भारतीय जनता पार्टी यहां से सरकार बनाने में सफल रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला। देखिए मुख्यमंत्रियों के ऐसा हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री मिलाने को दे दिए जाए, मिलान करने में कितने राज्य में कितनी सीटें हैं, मतलब कितनी कितनी स्टेट की सीटें हैं वहां पे, है ना, कितनी राज्य विधानसभा में सीटें हैं, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। डिटेल के लिए आप ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पे, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। स्पीकर्स को पूछा जा सकता है, हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा, और राज्यपाल की ही बात करेंगे। फिलहाल अभी हम मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, तो हम पहुंचते हैं तीसरे लेवल पे जिसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, 2 लोग। ऐसे ही तेलंगाना में कुल सीटें थी 119 और यहाँ भी आईएनसी लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाजी मारी है। ए रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट माफ कीजिए थोड़ा समय लगा। इनका नाम है मल्लू, का नाम है मल्लू विक्रमरका, ठीक है। तो मल्लू विक्रमरका जो है ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के तेलंगाना के। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए राज्यों के चुनाव की तिथि आपसे पूछी जाने वाली नहीं है, तो उसमें आपको तनाव लेने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है राज्यों के राज्यपाल की तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल की बात करें, मिजोरम की बात करें तो इनका नाम है कंभपति हरिबाबू। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तिभिलसई सुंदरराजन। ये नाम आपको याद रखने जरूरी हैं। 9 गठित विधानसभा जो हैं उनके स्पीकर्स के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा। 9 गठित विधानसभा के स्पीकर्स हैं उनकी बात करेंगे तो मिजोरम जो है वो वहां पे बने हैं लाल बियाज यामा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान में वासुदेव देवनानी और तेलंगाना में गद्याम प्रसाद कुमार। ये नाम आपको ध्यान रखने होंगे। साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट भी दिया गया है जो कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। कुल मिला के 6 राष्ट्रीय दल हैं। आपको याद होगा गुजरात का चुनाव, इसमें गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पहली बार जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। साथ साथ बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको लाइक 2, 3, 4 पार्टीज हैं जिनको राष्ट्रीय दल से हटाया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए आईएनसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दूसरा है आपका भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है सीपीआई या यूं कहें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ मार्क्सवादी सीपीआई-एम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए सीपीआई जो है वो हटा दिया गया है, अभी दर्जा निरस्त हो गया उसका। 5वां है नेशनल पीपल पार्टी जो कि एनपीपी है, और अंतिम जो आम आदमी पार्टी है ये बना है। राष्ट्रीय दल की मान्यता आती कैसे है, मिलती कैसे है, तो ये ध्यान रखिए कि इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत इसे दिया जाता है। 3 दलों कर दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन में आता है तो इनको ध्यान रखेंगे। खासकर बहुत सारी आने की संभावना है सीपीआई और सीपीआई-एम की, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बन सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल के दर्जे से निकाली जा चुकी है।
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी निकाला गया, जिसमें आप ममता बनर्जी की बात करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये भी जो है अब राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल कुल मिला के हमारे पास 6 हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आपके सामने स्क्रीन पे ये दिया गया है और आप इसे एक बार देख लीजिएगा जाने से पहले। G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, 2023 में आयोजित हुआ और 2022 वाला हुआ था इंडोनेशिया में, बाली में। 2023 जो कि भारत में हुआ और 2024 का जो है वो ब्राजील में होना है। शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जितने भी ब्राजील के मुख्य कार्यक्रम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ओलंपिक्स की बात हुई थी तो भी वो भी यहाँ हुआ था। तो 2008 में या 12 में आई थिंक हुआ था। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं कि 18वां संस्करण था, ठीक है, G20 का 18वां संस्करण था, 9-10 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ। मेजबान देश था भारत, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, और ये जहां आयोजित हुआ उसका नाम था भारत मंडपम, ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशनल सेंटर, जो कि बनाया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ठीक है। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात हो रही थी, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम बेसिकली आपको पता है कि हमारे वेदों से लिया गया है, और जो है ये आपने लोगो देखा होगा, आप यूपीपीसी उसका पेपर अगर 2023 वाला उठा के देखेंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए थे, उसका लोगो से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। G20 में जो नया सदस्य शामिल हुआ वह है अफ्रीकन यूनियन, और G20-24 की मेजबानी जो है वो ब्राजील करेगा, मैंने आपको बता दिया। क्या क्या परिणाम हुए? वैसे तो बहुत क्वेश्चन यहां से बनेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की बात हो सकती है कि इसका संबंध किससे है, तो ये G20 से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये निकल के आई कि G20 का एक स्थायी सदस्य जो है वो अफ्रीकन यूनियन बनाया गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बात किस किस पे हुई कि अगर हम लैंगिक डिजिटल विभाजन को हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हम कहें कि जैसे हमारे पास ऐसा देखने को मिलता है कि मेल मेंबर्स, या यूँ कहें कि हाँ, मेल मेंबर्स जो है वो ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स या डिजिटल लेवल पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स ये सारे काम करते हैं, तो हम देखते हैं फीमेल उनकी अपेक्षा कम इस्तेमाल कर पाती हैं। तो ये जो थोड़ा सा गैप है, जेंडर गैप, जैसे हर जगह जेंडर गैप की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि लैंगिक जो है विभाजन जो देखने को मिलता है डिजिटल लेवल पे, ठीक है, डिजिटल यूटिलाइजेशन में, उसको कम करने की कोशिश करी गई है। लैंगिक समावेशी जलवायु कार्यवाही को जो है वो आगे बढ़ाने की बात हुई है। G20 वुमेन्स मिनिस्ट्रियल का समर्थन किया गया, साथ साथ 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य। नेट जीरो ध्यान रखिएगा, ये वहां ऊपर अभी आपको देखने को मिला था जब हम बात कर रहे थे COP की, है ना। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए हर साल जो है वो $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है, और इसका इंतजाम करेंगे ये सब देश मिलके, ऐसी बात कही गई है। फिर एक बात निकल के आई वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की, है ना। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन 9 दिसंबर 2023 में आयोजित हुआ। 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल थे, और बात हुई जैव ईंधन के विकास में तेजी लाने की। जैव ईंधन की बात करें, बायोफ्यूल की बात करें, तो बायोफ्यूल में अगर आपको अगर आपने थोड़ा सा जो है बायोलॉजी और साइंस के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन ली है, तो आपको ये पता होगा कि बायोफ्यूल्स जैसे एक बड़ी चीज निकल के आती है इथेनॉल, ठीक है। इसके अलावा जेट्रोफा जो है वो एक पौधा है जिससे निकाला जाता है तेल, तो ये जो है वो बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इनको और बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाए और बड़े लेवल पे यूज़ किया जाए। जैसे अभी अगर आपने रिसेंटली कोई गाड़ी परचेज करी होगी, विशेषकर बाइक, तो आपने देखा होगा उसमें E20 करके जो है वो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, उसके ऊपर लिखा रहता है E20। और या यूं कहें कि अगर E20 की बात करें तो ये E20 क्या है, जब आप वहाँ पे जाएंगे मतलब पेट्रोल भराने, तो वहाँ भी देखेंगे E20, E5, E10 की बात हो रही है, तो ये इथेनॉल परसेंटेज या यूं कहें इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है। इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, इथेनॉल मिलाया जाता है उतने %, ठीक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की बात हुई। ये जो है
आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये साथ साथ चला इसी के कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन में भी इसकी बात हुई थी। 9 सितंबर 2023 में ये समझौता किया गया और जो देश शामिल हैं वो है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ। ठीक है, 2 अलग अलग गलियारों को मिला के ऐसी बात होगी, एक होगा पूर्वी, एक होगा उत्तरी। तो पूर्वी गलियारा जो होगा भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा और ये अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, उत्तरी गलियारा। तो 2 गलियारों की बात हो रही है। डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस सिर्फ इतना समझ लेना कि ये 2 अलग अलग गलियारे शामिल हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो उसमें से छांटने के लिए भाई IMAC में शामिल देशों की बात कर लेंगे। देश ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, G20 समूह में कौन कौन से देश हैं इसकी बात भी होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये 1999 में इस्टेब्लिश किया गया। इनके देशों को आप वैसे तो नहीं रट सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जो आप ध्यान रखिएगा, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया। ठीक है, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा लेटेस्ट में कौन सा शामिल हुआ है, तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। यहाँ देखिए ऊपर आपने देखा होगा। ठीक है, अफ्रीका संघ जो है वो यहाँ पे शामिल हुआ, नया शामिल सदस्य, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम बात करेंगे बिहार के जातीय आधारित जनगणना की। तो जाति आधारित गणना की बात करें 2022 में इसे शुरू किया गया था और इसका प्रकाशन किया गया 2 अक्टूबर 2023 को। अब इसमें डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोटिवार विवरण जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो है समूहवार प्रतिशत दिया गया है। रिलीजन बेस पे ध्यान रखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू देखने को मिले 81.99% और मिनिमम परसेंटेज जो देखने को मिला वो मिला किसका, हाँ 0.56 सॉरी जैन का, है ना। तो जैन का जो है वो, जैन कम्युनिटी का वो सबसे कम देखने को मिला, ये ध्यान रखिए। बाकी डिटेल आपसे पूछी नहीं जाने वाली है, कितने परसेंट कौन थे ये बहुत ज़रूरी नहीं। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार परीक्षा की, तो फिर उसमें ध्यान रखिएगा। राज्य में 75% आरक्षण की बात करें तो स्वीकृति मिली ये 18 नवंबर 2023 को, और ये भी विशेषकर बिहार, जो बिहार के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे लोगों के ध्यान रखेंगे। ठीक है, 35% आरक्षण की बात करी गई और फिर आरक्षित कोटि में 65% की बात की गई। इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप कोई ज़रूरत नहीं है उसको जानने की। अब हम बात करेंगे क्रिकेट विश्व कप 2023 की। आपको पता है फाइनल हुआ 19/11/2023 में। भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे पैट कमिंस। पैट कमिंस की एक बात बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम स्टेडियम में जो भी लोग होंगे उनको साइलेंट कराने का प्रयास करेंगे। अपनी बात पे कायम रह गए वो, उनका प्रयास सफल रहा। हालांकि इंडिया की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रयास किए गए। फिलहाल हम इमोशनल बेस पे ना जाते हुए सीधे फैक्ट कार्ड की बात करेंगे। तो इसमें ये 13वां संस्करण था, एक दिवसीय था, ये 50 ओवर था और भारत की बड़ी उम्मीद थी इससे कि हम तीसरी बार जीतने में सफल होंगे। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में आयोजित किया गया। 10 टीमें प्रतिभाग कर रही थी। आयोजन स्थल था भारत। ठीक है, फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में और उनका उद्घाटन भी वहीं हुआ था। विजेता 2019 का था इंग्लैंड, जिसने हराया था न्यूजीलैंड को, अगर आपको याद होगा तो। गोल्डन बैट अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो विराट कोहली को मिला, 765 रन इन्होंने बनाए। ट्रेविस हेड जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। फाइनल में इन्होंने 137 रन की पारी खेल के भारत की उम्मीदों पे थोड़ा पानी फेर दिया। तो और ये अंत तक मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत शानदार बैटिंग करी इन्होंने और आखिरी में कुछ गेंद पहले शायद ही आउट हुए थे, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। खैर, फिर बात करेंगे अगर गोल्डन बॉल अवार्ड की, तो मोहम्मद शमी 24 विकेट इनको मिले। सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड रहा रोहित शर्मा के नाम। क्विंटन डिकॉक जो है वो सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने लगाया और ये 4 शतक लगा चुके। अब हम बात करेंगे इसमें और कुछ तथ्य की, जैसे क्रिकेट विश्व कप में ये 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता।
इससे पहले 87, 99, 2003, 2007 और 2015 में जीता। 2003 में भी भारत की विपक्षी टीम जो है वो विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया थी। भारत दूसरी बार विश्व कप फाइनल में पराजित हुआ है। 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया से ही पराजित हुआ था। अब तक भारत कुल मिला के 2 बार विश्व कप विजेता बना है, 1983 और 2011 में। 1983 कप्तान थे कपिल देव और 2011 में कप्तान थे MS धोनी। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 की। नोबेल पुरस्कार 2023 जैसा कि आपको पता है कुल मिला के 6 अलग अलग विधाओं में दिया जाता है, 6 अलग अलग सेक्टर्स में दिया जाता है, आप यूँ कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीस की या शांति की। तो शांति में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला नरगिस मोहम्मदी को। इन्हें किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकार की स्वतंत्रता हेतु लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो फिलहाल मेरे ख्याल से जेल में भी बंद थी, उस समय बड़ी बात हुई थी इनकी। साहित्य में मिला जॉन ओलाफ फोसे को। ठीक है, उन्होंने जो उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं। अनकही को आवाज देने का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पे पब्लिकली नहीं बोली जा सकती या जो सोसाइटी कहने से डरता है, ये उनकी बात करते हैं। तो अपने साहित्य में, मैं कभी इनकी साहित्य तक पहुंचा नहीं, आप अगर पहुंचे होंगे तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि आप कोर्स छोड़ के जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कभी वहां तक पहुंचे हों तो जरूर देखिएगा, ये वहां तक की बात करते हैं। फिर मिला अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में मिला क्लाउडिया गोल्डिन को, अर्थशास्त्र में मिला क्लाउडिया गोल्डिन को। इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को विकसित किया। ऐसे कुछ तथ्य दिए जिनसे ये विकास हुआ और ये इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को मिला उनके प्रायोगिक तरीकों के लिए, जिनमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए एटा सेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए और नाम था पियरे अगोस्टनी, फ्रायरेस्कोन्स और एनिडिया एक्होलर। ऐसे ही चिकित्सा में भी 2 लोगों को मिला। चिकित्सा में मिला कैटलिन कॉरिको को, ड्यू वेंसमैन को न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों के संबंधित उनके खोजों के लिए, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों का विकास को सक्षम बनाया गया। रसायन विज्ञान में 3 लोगों को मिला, मैगी जी बेवंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकमू। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनकी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे करंट अफेयर वाली बुक में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके भी इसे देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे जाके रेगुलर डेली करंट अफेयर अगर आप देखना चाहें तो वहां से भी आप देख सकते हैं, वहां भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है। बहुत डिटेल में समझाया गया। फिलहाल आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका बहुत करीब है और अब आपको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक रिविजनल, आप कह सकते हैं इट इज अ रिवीजन क्लास, और हम रिविजनल लेवल पे इसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं 19वें एशियाई खेल की। देखिए 19वें एशियाई खेल जो है वो सबसे पहली बात तो इनका आयोजन तिथि क्या थी, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। मेजबान शहर था होंगझोउ जो कि चीन में है। शुभंकर कौन था ये पूछा जाता है, कई बार, बहुत बार पूछा गया है। कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियन और चेन चेन। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। आधिकारिक गीत था विथ यू एंड मी। मशाल का नाम था इटर्नल फ्लेम। उद्घाटन स्थल हुआ हांगझोउ स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? आमतौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शी जिनपिंग देखने को मिले, चीन के राष्ट्रपति। भागीदार कुल मिला के 45 देश, 12,000 एथलीट, 1200 एथलीट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आयोजन में 40 खेल, 61 अनुशासन और 481 स्पर्धाएं आयोजित की गई। कुछ फैक्ट और भी ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें शायद पहली बार क्रिकेट को जो है वो शामिल किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और वो उसका गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया ने जीता। उसके कप्तान थे, कौन थे? कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, जहां तक मुझे याद है। नहीं, सही है, मतलब ठीक है।
नए शामिल खेल ई स्पोर्ट, ब्रेकिंग डांस, और इसमें शायद क्रिकेट छूट गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समापन समारोह में भारतीय ध्वज के सॉरी दल के ध्वज वाहक थे वो PR श्रीजेश थे, जो कि गोलकीपर हैं पुरुष हॉकी टीम के। 655 लोग गए थे इंडिया से। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक जो थी वो हरमनप्रीत सिंह थी, जो कि माफ कीजिए, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे वो हरमनप्रीत सिंह थे। देखिए यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था, हरमनप्रीत कौर और हरमनप्रीत सिंह में हरमनप्रीत कौर एक बहुत लाइक फेमस एथलीट हैं जो क्रिकेट खेलती हैं इंडिया की तरफ से, तो आई वाज जस्ट कंफ्यूज। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये हरमनप्रीत सिंह जो है वो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और लवलीना जो है ये बॉक्सर हैं, इन्होंने आपको याद होगा जब ओलंपिक्स हो रहे थे तो इन्होंने शायद एक मेडल जीता था, मुझे यहाँ तक याद है, और लवलीना बोहर कुछ करके नाम था। पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में भारत चौथे नंबर पर रहा। सबसे आगे चीन था 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य पदक के साथ कुल 383 पदक। फिलहाल हमें याद रखना नहीं है, हमें ये याद रखना है कि भारत को कितना मिला, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 के साथ कुल मिला के सेंचुरी मिली थी, मतलब सेंचुरी कुल मिला के पदकों की सेंचुरी मिली, और वो 107 पदक जो है वो आपको इंडिया को देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, चौथा स्थान था, कुल पदक 107, 28, 38 और 41। देखिए इसका PDF और बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी हमारे वेबसाइट और इन पे मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। पहला स्वर्ण पदक जो मिला था वो पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में मिला था। ठीक है, ऊपर मैंने शायद एक गलत बता दिया एक फैक्ट कि क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ, दोबारा शामिल किया गया था ये जियांगी, मतलब पहले रहा होगा, मतलब कई सालों बाद हुआ, तो मुझे याद रहा था कि ये पहली बार शामिल हुआ, पहले रहा होगा मेरे ख्याल से क्रिकेट, और बाद में इसे हटा दिया गया था, फिर से दोबारा शामिल किया गया। दोबारा शामिल जो है वो शतरंज, जियांगी, बोर्ड गेम और क्रिकेट, ये कुछ खेल थे जिन जो दोबारा शामिल किए गए। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ताकि ये गलती आपसे ना हो। ठीक है, कुछ फेमस नाम दिए गए हैं जिन्होंने जीता स्वर्ण पदक, तो यहीं पे बात कर लेंगे। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। दिव्यांश सिंह पवार एक फेमस नाम है, रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल, ऐश्वर्य तोमर, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो ये जो है देखने को मिला। क्रिकेट में जो है वो भारत जीता, पुरुष में भी और महिला में भी। घुड़सवारी में टीम ड्रेसेस ने जीता अनुज अग्रवाल, हृदय छेदा, कीर्ति सिंह और सुदीप्ता हेजला। फिलहाल इनको याद 1 बाय 1 याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ नाम भले ही पूछे जा सकते हैं आपको कि वो किस खेल से संबंधित है, तो इनमें थोड़ा बहुत नाम आप देख लीजिएगा। जैसे अब बात आती है जोरावर सिंह की, तो ये किस खेल संबंधित है, तो आपको निशानेबाजी, ये बाकी सारी चीजें। ठीक है, सौरभ घोषाल, ये बड़े बड़े नाम है, सौरभ घोषाल हो गए, रोहन बोपन्ना हो गए, ऐश्वर्य तोमर हो गए। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें तो वही सब है। फिर हम बात करेंगे बहुआयामी सूचकांक की, जो कि 2023 का आंकड़ा देता है। संकेत और अधिभार बेसिकली डिफाइन किया गया है। यहाँ पे शिक्षा को 1/3 कहा गया है, ऐसे ही स्वास्थ्य को 1/3 कहा गया है, और जो तीसरा पॉइंटर है उसमें वो आपको 1/3 मिला है, जिसमें रहन सहन का स्तर। तो 3 अलग अलग संकेत और अधिभार में बांटा गया है। देखिए, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में हमारे पास स्कूली शिक्षा के वर्ष की बात होती है, जिसमें 1/6 स्कूली शिक्षा, मतलब इसका आधा, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो हमें स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में जितनी अटेंडेंस है उनकी बात हुई 1/6 की। ऐसे ही स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे पास पोषण की बात होगी। ठीक है, 1/12 जो है वो पॉइंट दिए गए हैं इसको बाल एवं किशोर मृत्यु दर की। 1/12 में जो बात आती है वो आती है प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, तो इन सब मानकों को लेके तब जाके हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करते हैं। ऐसे अगर हम रहन सहन के स्तर की बात करें तो 1/21 जो है ये आपको
खाने पकाने के ईंधन की बात करें, इसे 1/3 को जो है वो बेसिकली 6 पार्ट में, सॉरी 7 में होगा आई थिंक, हाँ 7 में बांटा गया है। स्वच्छता, पेयजल, आवास, विद्युत, संपत्ति और बैंक खाता। तो बैंक खाता जो है पहले 6 में ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और अब की बार जो है ये बैंक खाता देखा गया है, पहली बार ऐड किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे केवल 6 ही होते हैं। यहाँ पे इंडिया में जब नीति आयोग करता है तो इसे बैंक खाते को भी ऐड करता है। ठीक है, हेड काउंट रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब परसेंटेज जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगी 33.76%, फिर झारखंड, फिर मेघालय और उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पे, ध्यान रखिएगा। हेड काउंट रेशियो में जो गिरावट आई है 2015-16 से में परसेंट था जो है वो 24.85 था, अब है 14.96%। गरीबी की व्यापकता में भी गिरावट आई है, 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्र में 32.59 था, अब ये 19.28 है। ऐसा ये आंकड़ा कह रहा है। ठीक है, निर्धनता में तीव्रता देखने को मिली, 47% थे जो कि 43%, सॉरी 44.39% देखने को मिले। निर्धनता की तीव्रता जो यहाँ पे बताया गया नोट, ठीक है, निर्धनता की तीव्रता जो बहुआयामी मतलब एमपीआई की बात हो रही में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव को मापती है, उसमें सुधार देखने को मिला है। अब ये स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं खासकर पीसीएस एग्जाम में कि उनमें सुधार देखने को मिला है, और दूसरा ये है कि सुधार को मतलब उल्टा भी लिखा जा सकता है कि उसमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, फिर बात आती है भारत 2030 के निर्धारित समय सीमा से काफी पहले लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ठीक, फिर स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेश, बिजली तक की पहुंच में सुधार और बहुआयामी गरीब सूचकांक को कम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई देखी जा सकती है। चलिए बात कर लेते हैं आदित्य मिशन, सॉरी आदित्य L1 मिशन की। L1 क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है एक पॉइंट की, लैग्रेंज 1। ठीक है, इसके चारों ओर एक हैलो ऑर्बिट में स्थापना की गई है इसकी। कुल मिला के 5 लैग्रेंज पॉइंट देखने को मिलते हैं L1 से L5 तक। इसे भेजा गया 2 सितंबर 2023 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि है श्रीहरिकोटा में। जो लॉन्चर लेके गया, सॉरी जो व्हीकल इसे लेके गई थी उसका नाम था PSLV C57। निदेशक थे निगार शाहजी, और भारत का पहला सौर मिशन है। जो प्रमुख वैज्ञानिक नाम निकल के आया वो शंकर सुब्रमण्यम के क्या निकल के आया। ठीक है, ये 59वीं उड़ान थी C57 की, और साथ ही PSLV एक्सेल संस्करण की ये 25वीं उड़ान थी। इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखिए कि लैंग्वेज बिंदु फिलहाल अभी ऐसा, हाँ लैंग्वेज बिंदु के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए लैंग्वेज बिंदु क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे स्थल जहाँ दोनों विशाल पिंडों, मतलब जहाँ बात पृथ्वी और सूर्य की यहाँ बात हो रही है, उनके बीच संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड द्वारा इसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। बात करते हैं इसमें संलग्न पेलोड की, कौन कौन से पेलोड लगे हैं। तो इसका जो संलग्न पेलोड की बात करें तो विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ लगा हुआ है। इनका उद्देश्य क्या है कि कोरोना सूर्य का जो फॉलो ऑर्बिट है उसको हम कोरोना बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन की गति विज्ञान का अध्ययन करना। फिर दूसरा लगा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। डिटेल पूछी नहीं जाएगी, तो ये बेसिकली फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के चित्र खींचने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम की, ठीक है, सोलेक्स की लेनेक्स की बात करेंगे तो ये सोलर फ्रेम का जो है वो अध्ययन करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो सूर्य से आने वाली एक्सरे फ्लेरा का भी अध्ययन करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिला। ये सोलर विंड और एनर्जी इॉन्स के साथ साथ ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। प्लाज्मा एनालिसिस पैकर और आदित्य, ये पापा इसको शॉर्टकट में बोला गया है। ठीक है, सौर परिवार और उनके संगठन को समझाएगा। ऐसे ही एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटिक्स
इनका उद्देश्य क्या है कि L1 पर अंतर्गृहीय चुंबकीय क्षेत्र का मापन करना। ठीक, तो आदित्य L1 मिशन में का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य, पहली बात तो सौर पवन का वितरण और तापमान अपरूपता, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल ताप का अध्ययन करना, सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के गति विज्ञान का अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिक कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करना। मतलब हम कहें सौर फ्लेयर्स की बात हो रही। तो ये पेलोड के बारे में है, विकासकर्ता किसने किसने किया है, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है। चंद्रयान 3 को देख लेते हैं। ऐसे ही चंद्रयान 3 को भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 को के द्वारा, और ये भेजा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। मिशन का जीवन काल क्या था, लगभग 14 एक चंद्र दिवस या लगभग 14 पृथ्वी दिवस। ठीक है, और चंद्रयान 3 में 3 चीजें जो आपको याद रखनी है, एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल था, एक लैंडर था और एक रोवर था। इसका नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। यहाँ से नाम याद रखिएगा। ठीक, पेलोड कौन कौन से थे इसको जानने की जरूरत है नहीं, बट ये ध्यान रखिएगा कि सैसेट था, रंभा था, ILSA था, LRA था। ठीक है, फिर रोवर में संलग्न पेलोड की बात करें तो एपेक्स था, लिप्सा था। डिटेल में पूछा नहीं जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा तेज चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें प्रणोदन मॉड्यूल की तो शेप था जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। ठीक है, जो कि छोटे ग्रहों की खोज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सफल लैंडिंग हुई 2023 में 23 अगस्त को, और ये लैंडिंग करने वाला चौथा देश था सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ठीक, दक्षिणी ध्रुव में सबसे पहली बार कोई देश गया है तो भारत गया है, सफलतापूर्वक गया। बहुत सारे देश हैं लेकिन सफलतापूर्वक जो है वो पहुंचा है जो भारत। घोषणाएं की गई। शिव शक्ति पॉइंट, विक्रम लैंडर चंद्रमा की जिस सतह पर उतरा उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। तिरंगा पॉइंट, जहां चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम जिस स्थल पर तिरंगा पॉइंट हमने उस जगह का नाम दिया जहां चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जिस स्थल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नाम याद रखिएगा, 23 अगस्त को हर बार मनाएंगे, ऐसा पीएम मोदी ने घोषणा की थी। सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि पर यह बात कही गई है क्योंकि उसी दिन सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है कि ये 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 से भेजा गया। ठीक है, 2 को 22 जुलाई 2019 को भेजा गया GLSC मार्क 3 M1 के माध्यम से, और चंद्रयान 3 को भेजा गया 14 जुलाई 2023 में LMV-M3 के माध्यम से। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो LVM-M3 M4 जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रक्षेपण वायु प्रक्षेपण यान है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जो है GEO में स्थापित अंतर्गृहीय मिशन को कार्यान्वित करने में ये सक्षम है। इसके बारे में बताया गया है, डिटेल पूछी नहीं जाएगी आपसे, डोंट वरी। पशुपालन सांख्यिकी 2023 की बात करें, 2022-23 में जो है वो दुग्ध उत्पादन जारी करता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। 230 मिलियन टन उत्पादन हुआ, 3.83 वार्षिक वृद्धि हुई, और दुग्ध की उपलब्धता 459 ग्राम पर डे पर पर्सन की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादित होता है तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, और अंत में जो है 5th नंबर पे जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही वर्ष 2023-22-23 में अंडा उत्पादन की बात करेंगे, जारीकर्ता वही था पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। 138.83 मिलियन टन उत्पादन हुआ 6.77 के रेट से। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता जो है वो 101 अंडा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इसका आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, फिर तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटका में। अब जब 2023 में मांस उत्पादन, 22-23 में मांस उत्पादन की बात करें, जारीकर्ता वही है पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। 9.77 मिलियन टन, वार्षिक वृद्धि 5.13। और जब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो यूपी इसमें भी आगे है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना।
पूर्ण उत्पादन की बात करें, जारीकर्ता वही है पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। कुल उत्पादन 3.61 मिलियन टन और वार्षिक वृद्धि हुई 2.12% से। पूर्ण उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो, भले ही जम्मू कश्मीर या हिमाचल की बात करें, कंफ्यूज हो सकता है कि राजस्थान में चूंकि इतने बड़े लेवल पे ऊन कहाँ से आएगा, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बन सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हाँ ठीक है जम्मू कश्मीर, अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो भेड़ पाई जाती हैं या ऐसा कुछ, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड मिला, लाइक ये दिया गया। रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वां संस्करण था और ये आयोजित किया गया फरवरी 2023 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, फिल्म का नाम है एल्विस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट लेचर, फिल्म का नाम है टार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कैरी बेगन। इन सब के बारे में बात बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आप अभिनेता अभिनेत्री याद रखिए, आप याद रखिए निर्देशक का, बाकी और किसी को पूछा नहीं जाना है खासकर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात होती है, शॉर्ट फिल्म की बात है एन आयरिश गुड बॉय, और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द वेंसीज ऑफ इनिशेरिन। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखिएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट। ठीक है, 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया, 12 मार्च 2023 को दिया गया ये, और डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में दिया गया। भारत का प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि हमारे लिए तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर हमें मिला। ठीक है, मूवी का नाम था RRR और गाने का नाम था नाटू नाटू जो है। निर्देशक थे SS राजमौली, निर्माता VV दनाया और संगीतकार हैं MM कीरवानी। ठीक है, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात हो तो हमें मिला द एलिफेंट विस्पर्स के लिए, तमिल भाषा में डॉक्यूमेंट्री की गई है। निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्वेज और निर्माता थे गुनीत मोगा। ठीक, प्रमुख ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो कौन कौन से ऑस्कर अवार्ड दिए गए ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा 3-4 नाम 5 नाम आप ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो नाम आया ब्रेंडन फ्रेजर का द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योहो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे डेनियल स्कैंट और मूवी का नाम वही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री याद रखने की बहुत ज़रूरत है नहीं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो है वो नौलनी को मिला। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर, इसको भी मतलब ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट। अभी देखिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट जो है वो बेस्ट मूवी भी थी, ऊपर ध्यान रखिएगा बाफ्टा में। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करें तो वही मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट, सॉरी हाँ वही मूवी। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेता फिल्म, सबसे ज़्यादा पुरस्कार जिस फिल्म को मिले तो 11 श्रेणियों में मिले, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो अब ध्यान रखिएगा जब आप ऐसी कोई कंडीशन बने और आपको ना समझ में आए कि हो क्या रहा है, कहाँ से चीज़ें निकल रही, तो अगर इस मूवी का नाम है तो आंख मूंद के लगा सकते हैं। संभावना सच नहीं कह सकता लेकिन लगभग सही हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्ब्स सूची में 12 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स ने लॉन्च करा। अमीर भारतीय हैं मुकेश अंबानी जो कि वर्ल्ड लेवल पे 15वां स्थान, और सबसे अमीर भारतीय महिला जो है वो 51 नंबर पे सावित्री जिंदल। विश्व के शीर्ष अरबपति एलन मस्क, बर्नार्ड द फैमिली, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 20 फरवरी 2023 को मिला, दिया गया। अभी रिसेंटली नया वाला आने वाला होगा। तो द कश्मीर फाइल्स को मिला, निदेशक थे विवेक अग्निहोत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, ब्रह्मास्त्र। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वालिया भट्ट को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आल बालकृष्णन, फिल्म का नाम है चुप। RRR फिल्म ऑफ द ईयर चूज करी गई। RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। सर्वश्रेष्ठ पास गायक सचेत टंडन, माया मेनू, और फिल्म का नाम है जर्सी, आपने देखी होगी अगर देखी है तो। फिलहाल ये एक जर्सी एक मूवी है साउथ इंडियन, उसका रीमेक थी, इसमें अभिनय किया था शायद शाहिद कपूर
ने, और बाकी मैं नाम भूल रहा हूँ, फिलहाल ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं पार्श्व गायिका की, नीति मोहन, मेरी जान, गंगूबाई काठियावाड़ी। और सबसे सिनेमेटोग्राफी मिली PS विनोद को फॉर द फिल्म विक्रम बेधा, ये भी एक रीमेक फिल्म थी। सबसे होनहार अभिनेता ऋषभ शेट्टी, फिल्म का नाम था कांतारा। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड मिला रेखा को। अब हम बात करेंगे वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग की या वुमेन्स IPL की। तो स्पॉन्सर तो लाइक टाटा था, आयोजनकर्ता जो है वो BCCI, ब्रिबोन स्टेडियम मुंबई में फाइनल खेला गया। 26 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। आयोजन स्थल भारत था, 5 टीमें थीं, 22 मैच खेले गए। सर्वाधिक छक्के सोफी डिवाइन और शेफाली वर्मा ने मारे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो थी वो हेली मैथ्यूज थी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संस्करण ये पहला था। फाइनल मैन ऑफ द मैच जो बना वो उनका नाम था नैट सिल्वरब्रंट, और विजेता थी मुंबई इंडियंस बाई 7 विकेट। जिसको हराया उनका नाम था दिल्ली कैपिटल्स। और मैग लीनिंग जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया था, तो मैग लीनिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए 345 रन। ऐसे ही सर्वाधिक विकेट जो है वो हेली मैथ्यूज को मिला, मुंबई इंडियंस, जो कि 16 विकेट इन्होंने निकाले इस पूरे संस्करण में। ठीक, FIH हॉकी विश्व कप की बात करें। हॉकी विश्व कप की बात करें तो ये आयोजित किया गया 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में। फाइनल खेला गया भुवनेश्वर में, उड़ीसा, भुवनेश्वर में जो कि उड़ीसा में है, 29 जनवरी 2023। और जर्मनी और बेल्जियम जो है इनके बीच में खेला गया। विजेता थी जर्मनी। ठीक है, स्थल जो है वो भुवनेश्वर और राउरकेला में सारे मैचेस खेले गए। तीसरा स्थान नीदरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 9वां स्थान भारत को मिला। सर्वाधिक गोल जिसने मारा वो था हैवर्ड जर्मी, जो कि 9 गोल। कुल मैच 44, कुल टीमें जो है वो 16। ठीक, अब हम बात करेंगे FIH प्रथम पहली जो ICC अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप हुआ। आयोजन तिथि जो थी 14 से 29 जनवरी 2023 के बीच में। मेजबान देश जो था वो दक्षिण अफ्रीका, विजेता हुआ भारत। उप विजेता था इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच ग्रेस स्काइवेस को दिया गया। सर्वाधिक रन श्वेता सहरावत 297 और सर्वाधिक विकेट मैगी क्लार्क 12। कुल टीमें 16, कुल मैच 41 खेले गए। और इसके साथ ये ध्यान रखिएगा, इसलिए भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है इसमें विजेता था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश में। अभी देखिए 2024 का भी डेटा आ ही चुका है, आपको उसमें मिल गया होगा। तिथि हुई 8 से 10 जनवरी के बीच में। विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 17वां संस्करण था, 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित। इस बार नहीं हुआ होगा, लेकिन ये मनाया हर बार जाता है। देखिए आपको याद होगा 9 जनवरी 2023 को, इसका ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 1915, ये डिटेल लिखी गई है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी के भारत वापस लौटने पर ये शुरू की गई। 2003 से शुरुआत की गई इसकी। और 2023 में जो है वो युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन जिन्होंने किया उनका नाम था मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, माफ कीजिए, मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, ये चूंकि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मानित अतिथि कौन कौन थे? जेनेटा मैकरहंस, ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं, ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित की गई। और ये विशेष सम्मानित अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। आप चलिए यहाँ तक बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी दी। इतने पैसे लगे, इतने करोड़ रुपए की बात हो रही है। फिलहाल इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कितने पैसे का है ये जरूरी नहीं। 2030 तक जो है वो परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं कि हम देश में लगभग 125 गीगावाट जो है वो अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि कर लेंगे। साथ साथ कम से कम 5 MMT तक हाइड्रोजन जो है वो उत्पादित करने में सक्षम हो जाएंगे।
8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर लेंगे, 6 लाख से अधिक रोजगार सृजन कर लेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी कर लेंगे, जो कि हम बाहरी देशों से खरीदते हैं। ठीक है, वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 550 मिली मीट्रिक टन की कमी कर लेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़िएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद है ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी, और इसके बारे में अपनी राय और प्रतिक्रियाएं आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ हो सकती हैं बुरी, तो आप उसे भी हम इससे साझा करेंगे ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। इस वादे के साथ कि कल संभावित है आपसे फिर होगी मुलाकात अगले टॉपिक्स पे, जिसमें हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की, साथ साथ 2024 को भी कवर करेंगे, जो कि अभी पुरस्कार है। फिलहाल हम 2023 और 24 दोनों लेके चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम है। तो कोशिश करेंगे अगले 7-8 दिन में, 5-7 दिन में इनको कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी कि इनको हम कवर कर सकें, ताकि आप इसे आसानी से देख सकें, ये एग्ज़ाम में आपके सहायक हों। ऐसी मेरी उम्मीद है कि मैं आपके प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत सहयोगी साबित हूँ। तक्षशिला IAS के इस क्लास का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। मैं कौशल श्रीवास्तव आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नई क्लास में।